जी मैं कर रही हूँ लाइव, बस 1 मिनट। जी हम लाइव हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान रिक्सा अवान एक बार फिर से अपनी सावी बैठक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन, आज का मौजू जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले इस पर बात हो चुकी है कि आज का मौजू है कि आड़ू की पंजाब में कामयाब काश्त कैसे की जा सकती है और इस बाग से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं अकील फिरोज साहब, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं और बारी चकवाल से इनका ताल्लुक है और ज़राअत के शोबे में खासकर आड़ुओं के ऊपर ये काफ़ी काम कर चुके हैं और अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला, हम आपके बहुत मशकूर हैं। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं सावी टीम का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो आज हम आड़ू की काश्त के बारे में बात करेंगे। आड़ू क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है केपीके की, और अब ये पंजाब में भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हो रही है। लोग इसको ज़्यादातर लगा रहे हैं, फार्मर्स इसकी तरफ आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज की इस बैठक में हम फार्मर्स के जो सवालात हैं या जो चीज़ें उनको हेल्पफुल हो सकती हैं प्लांटेशन के बारे में, उसकी प्रोडक्शन के बारे में, डिजीज़ेज और बाकी भी जितने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करें। मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सॉरी सर, मेरा माइक म्यूट था। जी सर जैसे कि आपने बताया कि आड़ू की अब पंजाब के अंदर भी कामयाब काश्त की जा सकती है। पहले तो केपीके में ज्यादा अच्छे से काश्त किया जा सकता था। इस वक्त यकीनन हमें किसान भाई भी सुन रहे होंगे और बहुत सारे हमें भी ज्वाइन भी करेंगे और कुछ लोग मीटिंग में भी मौजूद हैं। तो सर ये एक बड़ा जो आपने बात की है, ये कह लें कि आप बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके इस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं डेफिनेटली तभी आप बात कर रहे हैं। क्योंकि जब भी किसान हमसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं उसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग बताएं या आपने उस पर कामयाब एक्सपेरिमेंट किए हैं या नहीं किए। तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आड़ू की काश्त के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एक फार्मर को, ताकि सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करें, फिर हम हौसला अफजाई करें उन लोगों की जो कि इस आड़ू की काश्त करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं उनके साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ साथ हम इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और जमीन की तैयारी को भी लेकर चलेंगे। तो एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया जो इंशाल्लाह हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जी सर सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अगर पंजाब में हमारे काश्तकार भाई आड़ू की काश्त करते हैं, बाग लगाते हैं, तो किन किन चैलेंजेस का, मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ सकता है? मैडम जो सबसे पहला इशू है वो ये है कि आपने वैरायटीज को सही आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि काफी सारी वैरायटीज हैं आड़ू की और वो सारी की सारी पंजाब के लिए नहीं है, पंजाब में सक्सेसफुल नहीं है। अगर हम अंधाधुंध वैरायटीज लगा देंगे तो उसमें हमें सक्सेस नहीं होगी बल्कि नाकामी का सामना होगा। तो उसके लिए हमने वो वैरायटीज लगानी है जो अर्ली वैरायटीज हों, जिनकी चिल्लिंग आवर्स कम हों। हमारे पंजाब में ऐसी वैरायटीज सक्सेसफुल हैं जिनकी चिल्लिंग रिक्वायरमेंट्स 150 आवर्स से लेकर 250 आवर्स तक हों, और ये अर्ली वैरायटीज होंगी। ये वैरायटीज यहाँ पे कामयाब हैं। उसके अलावा है कि नर्सरी का, कि आप नर्सरी जो है वो जो सर्टिफाइड प्लांट्स हैं वो प्लांट्स लें ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। यहाँ पे ज्यादा जो इशू आता है वो रूट स्टॉक का आता है। हमारी जो नर्सरीज हैं पाकिस्तान में, इनमें जो रूट स्टॉक यूज किया जाता है वो प्रॉपर नहीं होता। यहाँ पे या तो इसको जो जंगली आड़ू है उसको किया जाता है या फिर आलमंड को किया जाता है। अगर जंगली आड़ू को किया जाए तो उसमें सक्सेस अच्छी होती है, उसकी जो एवरेज लाइफ होती है वो अच्छी होती है। जबकि अगर आप बादाम को कर दें, क्योंकि बादाम मार्केट से आसानी से मिल जाता है, तो नर्सरी मैन ऐसे करते हैं कि वो वहां से जो देसी बादाम होता है वो लेके उसकी सोइंग कर देते हैं और उससे जो पौधे बनते हैं उसके ऊपर वो ग्राफ्ट कर देते हैं या बड कर देते हैं।
क्योंकि बादाम का जो रूट सिस्टम है वो वीक होता है, उसकी वजह से जो पौधा होता है उसकी जो एवरेज लाइफ होती है वो भी कम हो जाती है। उसके अलावा हमें इसकी जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो समझनी पड़ेंगी कि वो इसकी कितनी होनी चाहिए, डिजीजेस, क्योंकि ये एक नया फ्रूट है। तो नए फ्रूट के लिए हमें जो सारी चीजें हैं वो पहले वो देखनी होगी, समझनी होगी, उसके बाद ही हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर ठीक है, आपने बड़ी अहम बातें की कि हमें हर चीज देखभाल कर करनी पड़ेगी और किसी भी बाग के लिए या बागात के लिए मैनेजमेंट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ किसान भाइयों का ये सवालात आए थे, मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ और फिर मैं अपने सवालात शुरू करूंगी। सर पूछते हैं कि उन्होंने बाग लगाए थे लेकिन शायद मेल और फीमेल प्लांट की वजह से, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, अगर आप मुझे दुरुस्त कर दे तो शायद तौलीदी अमल कहते हैं इसे उर्दू में। जी जी, शायद उसमें कोई मसला आया, वो समझते हैं, कहते हैं कि हमने मैनेजमेंट प्रैक्टिस सही की थी, हमने जमीन की तैयारी ठीक की थी, लेकिन फिर भी कोई फ्रूट नहीं आया। 7-8 साल तकरीबन उन्होंने ये लगाया है, तो इसकी क्या वजूहत? इसमें मेल और फीमेल का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि कुछ फ्रूट्स हमारे हैं जिस तरह से डेट पाम है, पिस्टैशियो है, पपाया में भी पहले इशू था, अब वो भी सॉल्व हो गया, हाइब्रिड्स आ गए हैं, तो उसमें भी अब कोई इशू नहीं है। तो पीचेस में मेल और फीमेल का कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ जैसी पहले मैंने बताया कि जो वैरायटीज अगर आपने प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं की, अगर आप हाई चिलिंग वैरायटीज लेके आएंगे जो सवात में तो बहुत, वो कहते हैं जी बहुत मोटा आड़ू है, बड़ा जबरदस्त है, जब वो यहाँ पे आता है तो उसकी चिलिंग चिलिंग आर्स ही पूरे नहीं होते, चिलिंग रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं होती, तो यहाँ पे उसकी फ्लावरिंग ही नहीं होती। अगर फ्लावरिंग हो भी जाए तो लेट फ्लावरिंग होती है, और उसके जो फ्रूट की डेवलपमेंट है वो नहीं होती, वो साइज बिल्कुल छोटा सा रह जाता है और वो हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो जब तक आप सही वैरायटीज की आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जी जी, अकील साहब आपको बहुत शुक्रिया। तो ठीक है सर, इसके पंजाब में काश्त को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसके लिए दर्जा हरारत कितना चाहिए जो मुनासिब है। सर जैसे कि आपको पता है कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, बाकी इलाकों में भी, पंजाब में बहुत ज्यादा है कि यकदम बहुत ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है, फिर यकदम बहुत धूप निकलती है, या दिन गर्म है रातें ठंडी हैं। तो क्या इस मौसम का जो आड़ू के बाग हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ सकता है? ये लो से लो टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर में भी ये बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, मतलब तकरीबन कोई 50 तक, वहां तक भी इसकी जो सक्सेसफुल प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। मैंने खुद अपना बाग भी लगाया हुआ है मुल्तान में, वहां पे मुल्तान में लगाया हुआ है, तो वहां से मैं उसकी प्रोडक्शन भी ले रहा हूँ। तो आपने देखना ये है कि उसकी जो चिल्लिंग आवर्स हैं वो पूरे होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि 150 से 250 घंटे तक उसके चिल्लिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट है, ये हमारी जो वैरायटी जो हम रिकमेंड कर रहे हैं। तो अगर वो पूरे हो जाएंगे तो फिर उसमें कोई ऐसा इशू नहीं कि आपकी वहां पे फ्रूटिंग ना हो। वो अगर आपके एरियाज होंगे केपीके के जैसे सवात है, तो वहाँ पे हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट वाली वैरायटीज वहाँ पे सक्सेसफुल होंगी, जबकि अगर आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी लो चिलिंग रिक्वायरमेंट्स वाली वैरायटी सक्सेसफुल होंगी। जी सर, आप वैरायटीज का काफी ज्यादा जिक्र कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि पंजाब में कौन कौन सी जो वैरायटीज हैं वो सक्सेसफुली काश्त की जा सकती हैं? पंजाब में दो वैरायटीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुली काश्त की जा रही हैं। हमने इसको जनूबी पंजाब में भी लगाया है और बड़ी अच्छी प्रोडक्शन आ रही है। अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा किंग दो ऐसी वैरायटीज हैं जिनकी सक्सेस जो है पंजाब में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अभी और वैरायटीज भी आ गई हैं। फ्लोरिडा प्रिंस अभी हमने इंपोर्ट की थी स्पेन से, तो वो भी, उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन उसको थोड़ा सा अभी पौधे बनाने में, प्लांट्स बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी ये दो वैरायटीज जो हैं ये बहुत जबरदस्त हैं, इनका फ्रूट साइज भी बहुत अच्छा है, इनका कलर भी बड़ा जबरदस्त है, और ये हमारे पास यहाँ पे चकवाल में इस दफा मैंने 27 अप्रैल को अर्ली ग्रैंड का फ्रूट हार्वेस्ट किया है। तो ये वो टाइम होता है जबकि उस टाइम पे आपकी मार्केट में तरबूज कहीं कहीं से आ रहा होता है, वरना कोई फ्रूट, किसी फ्रूट का नामो निशान नहीं होता। तो उस टाइम पे अगर फार्मर्स आप अपना फ्रूट लेके आते हैं मार्केट में, तो फ्रूट की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो वो अच्छे रेट पे उसको सेल कर सकते हैं। अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा किंग को जब आपने लगाना है तो आप इसको रेशो जो है 60-40 करें। अर्ली ग्रैंड 60% लगा लें, 40% जो है फ्लोरिडा किंग लगा लें। उससे ये होगा कि अर्ली ग्रैंड फ्लोरिडा किंग से तकरीबन कोई 10 दिन पहले पक के तैयार हो जाता है। तो वो एक दफा इकट्ठा ही वो सारा फ्रूट नहीं पकेगा, मतलब थोड़ा सा आपको टाइम भी मिल जाएगा, आपको मार्केट में भी ज्यादा टाइम गुजार सकेंगे,
और मैनेजमेंट भी इजी होगी। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। इसका अगर थोड़ा सा, क्योंकि हमने मुनाफे की यहाँ पे जिक्र किया है, तो किसान भाइयों की हौसला अफजाई के लिए बात बता दें कि पर एकड़ के हिसाब से इसका खर्चा कितना आता है और साथ में मुनाफा कितना किसान कमा सकते हैं। इसके जो प्लांट्स हैं वो 1 एकड़ में हम 15 बाई 15 फुट पे, मतलब है लाइनों का फासला और पौधों का फासला 15 फुट रखेंगे तो हमारे तकरीबन को 200 प्लांट्स लगते हैं। तो तकरीबन 100 रुपीज पर प्लांट आपको कास्ट आती है। तो तकरीबन 20,000 के आपके प्लांट्स हो गए। बाकी इसमें कोई इतना इशू नहीं है, पिट डिगिंग और पिट फिलिंग वाला है। और ये कोई हाई मतलब है, इतनी एक्सपेंसिव क्रॉप नहीं है। तो ये बहुत जल्दी 3 साल के बाद ये बिल्कुल फ्रूटिंग पे आ जाता है, कमर्शियल फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। और 5 साल के बाद तो ये भरपूर पैदावार अपनी शुरू कर देता है। तो ये मतलब है फार्मर को एक तो वेट नहीं करना पड़ता, जल्दी फ्रूट आ जाएगा। और ये जो टाइम है, टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, उसको रेट भी बड़ा अच्छा मिल जाता है। एक पौधे से तकरीबन आप 30 से 35 किलो फ्रूट हासिल कर सकते हैं और 1 एकड़ से तकरीबन आपका 6 से 7 हज़ार किलो फ्रूट हासिल होता है। तो उस टाइम पे जैसे जिस तरह से मैंने बताया कि मार्केट में रेट अच्छा होता है, अगर 70-80 रुपए भी उसका फ्रूट का रेट हो तो आपके कोई तकरीबन 4 लाख के आसपास जाके इनकम बनती है। तो ज्यादा इतना एक्सपेंसिव नहीं है। फर्टिलाइजर इसमें वो 1-2 दफा फर्टिलाइजर यूज होती है। तो इंसेक्ट्स का कोई 1-2 टाइमिंग्स हैं, उस टाइम पे इसका अटैक होता है। और इसी तरह से डिजीजेस जो हैं वो भी 1-2 दफा ही, कोई 1-2 स्प्रेज ही हैं। जी तो सर, इससे आप जी 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 सर, आपने जैसा कि कहा कि 20,000 आपने कहा है कि तकरीबन वो प्लांट्स लगाने की इनिशियल कॉस्ट होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, जी राइट? और तकरीबन जी आपने कहा कि 4 लाख रुपया पर एकड़ के हिसाब से कमाया जा सकता है। जी जी सर, अब यहाँ पे सवाल ये बनता है, मुझे लगता है किसान भाई भी ये जानना चाहते होंगे कि अगर अगर मुनाफा कम हो तो उसकी क्या जी क्या वजूहत, कहाँ कहाँ पे किसान भाई मुनाफा कम हो सकता है। उसकी वजूहत ये हो सकती हैं कि आपने वैरायटी अगर सही नहीं लगाई। वैरायटी अगर आपने ये लगा ली है तो उसमें जो मुनाफा कम होने की वजूहत है कि उसकी आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दी, उसको फर्टिलाइजर प्रॉपर नहीं दी, आपने उसका प्रूनिंग सही नहीं की। प्रूनिंग इसमें बहुत ज्यादा अहम है। अगर आप इसकी प्रूनिंग नहीं करते तो फ्रूट का साइज आपका नहीं बनता। फिर जब फ्रूट लग गया है तो फिर मार्केट के लिए आपको उसकी जो थिनिंग है वो करनी पड़ती है। अगर आप थिनिंग करेंगे तो फ्रूट का साइज जो है वो बहुत अच्छा बनेगा और मार्केट में अच्छे रेट पे वो बिकेगा। दूसरा है कि आपने इसके जो इंसेक्ट्स हैं उनका ख्याल रखना है। शुरू में जब प्लांट की ग्रोथ होती है, जब प्लांट्स की स्प्राउटिंग होती है, तो उस टाइम पे इसके ऊपर काला तेला या जिसे सुस्त तेला कहते हैं या एफिड जिसे कहते हैं, उसका अटैक होता है। उसके अटैक की वजह से इसके जो पत्ते हैं वो मुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इसके ऊपर एक वायरस का अटैक होता है जो पीच लीफ कर्ल वायरस उसे कहते हैं। तो उससे इसकी जो न्यूट्रिशन है वो पूरी नहीं होती और आपको जो जो डिजायर्ड मुनाफा है वो नहीं मिलता। तो उसका आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉब्लम आता है फ्रूट फ्लाई का। जो इसका सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है फ्रूट फ्लाई है। तो उसको अगर आप प्रॉपर टाइमली उसको अगर आप कंट्रोल कर लें तो फिर इसमें ऐसी कोई वजूहत नहीं है कि आपको अच्छा मुनाफा ना मिले। जी, बहुत शुक्रिया अकील साहब। अकील साहब, अब बाकायदा तौर पे अगर हम इसकी ज़मीन की तैयारी की बात शुरू करें कि किस तरह किसान भाई ज़मीन की तैयारी कर सकते हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। सर, एक यहाँ पे मेरे ज़हन में एक और अहम सवाल है कि ये बाग जो है कितनी देर तक चल सकता है? मतलब कितने साल तक जो किसान भाई हैं इसको चला सकते हैं? और फ्रूट जो है इसका लेने के बाद जो बाग की देखभाल होती है वो कैसे की जा सकती है? अगर आप पौधे की हेल्थ का ख्याल रखें, उसकी डिजीजेज, उसके टाइमली जो फंजीसाइड के स्प्रेज हैं, उसकी न्यूट्रिशन, उसका अगर आप ख्याल रखें तो आप इसको अच्छे टाइम तक चला सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो इसकी जो लाइफ है वो तकरीबन 10 साल के करीब होती है। क्योंकि मैंने पहले शुरू में बताया है कि इसका जो रूट स्टॉक है वो प्रॉपर यूज नहीं किया जाता हमारी नर्सरीज में। तो वो आलमंड का रूट स्टॉक यूज करने की वजह से उसकी जो लाइफ है वो तकरीबन 10 साल तक होती है। तो पौधे इसके इसमें जो शुरू में इश्यूज आते हैं वो ये है कि पहले साल से ही इसके पौधे जो हैं वो अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते तो मरना शुरू हो जाते हैं। हर साल आपको तकरीबन 20 प्लांट्स जो हैं वो 1 एकड़ में रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो 10 साल के बाद ये नहीं होगा कि आपका पूरा का पूरा बाग खत्म हो जाएगा। उसमें ये होगा कि कुछ पौधे आपके वो छोटी एज के होंगे, कुछ पौधे बड़ी एज के होंगे। तो वो एक जो सर्कल है वो चल जाता है।
जी सर, जैसे आपने कहा कि हर साल के बाद 60 ही शायद आपने लफ्ज बोला ना कि 60 प्लांट जो है 1 एकड़ से रिप्लेस करेंगे। सर ये वो नहीं, पौधे होंगे 20 हाँ, 20 20 मैं 20 जी 20 जी। ओके। सर ये वो पौधे होंगे जो बीमार होंगे या जो थोड़े से मरे हुए नज़र आएँगे, ये उन पौधों को रिप्लेस करना है? जी, इसमें मोर्टेलिटी जो है रूट स्टॉक की वजह से मोर्टेलिटी इसमें ज्यादा होती है। तो आपको तकरीबन ये ज़हन में रखना चाहिए कि तकरीबन 20 प्लांट्स आपको हर साल रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो वो कोई इतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं है। उससे आपका जो बाग है वो उम्र उसकी बढ़ती जाती है। मतलब है कि वो आपका जो बाग 10 साल में अगर वो खत्म होना है तो वो चलता रहेगा, ज्यादा जी। पीरियड के लिए वो चलेगा। जी। जी, ये सर ये बड़ी अहम बात बताई आपने, बहुत शुक्रिया। सर अब इसकी ज़मीन की तैयारी पे बात करें कि ज़मीन की तैयारी किस तरह की जा सकती है? जमीन की तैयारी आपने असल में तो देखना है कि आप कौन से एरिया में लगा रहे हैं। पोठवार में लगाएंगे तो उसमें जमीन की तैयारी और तरह से होगी। उसमें सिर्फ आपने वो देखना है कि लेवल्ड है या अनलेवल्ड है और कितना लेवल उसको आप कर सकते हैं। और अगर आप मैदानी इलाकों में कर रहे हैं तो वहां पे आपको पूरा का पूरा जो खेत है उसको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद वहां पे आपको उसके लिए पिट्स बनाने पड़ेंगे, गड्ढे बनाने पड़ेंगे। अगर आपकी साइल अच्छी है तो उसमें तकरीबन 2 बाई 2 फुट का आप गड्ढा बना लें। उसकी फिर आप फिलिंग करेंगे। उसकी फिलिंग करने के लिए एक हिस्सा आपके जो फर्टाइल खेत है उसकी ऊपर वाली मिट्टी, एक हिस्सा गोबर की खाद पुरानी हो, तकरीबन कोई 6 महीने मिनिमम जो है वो पुरानी होनी चाहिए। अगर आप इसको कच्ची खाद डालेंगे तो उससे दीमक का प्रॉब्लम हो सकता है। और एक हिस्सा बाली है जिसे हम नहरी या दरियाई मिट्टी कहते हैं, वो इसमें शामिल करेंगे। उसकी आप फिलिंग कर देंगे। फिलिंग करने के बाद आप उसको उसमें आप क्लोर पेरिफास डाल दें क्योंकि शुरू में टर्माइट्स का अटैक हो सकता है। तो तकरीबन 10 मिलीलीटर फी आपने जो पिट है उसमें आपने क्लोर पेरिफास यूज करनी है। उसके बाद आप इसको पानी लगाते रहेंगे, कोई 2 से 3 पानी आप इसको लगाएंगे तो आपका जो गड्ढा है वो पौधा लगाने के लिए आइडियल कंडीशन उसमें बन जाएगी। तो वहां पे जब आप पौधा लगाएंगे तो आपका वो तेजी से पौधा ग्रो करेगा। सर यहाँ पे जैसा कि आपने मैदानी और पठार के इलाकों के बारे में बात की है। सर अगर किस तरह की ज़मीन के लिए सूटेबल है? लाइक कुछ ज़मीनें रेतली होती हैं, कुछ हल्की होती हैं, कुछ मैरा ज़मीनें होती हैं, तो सर ये किस तरह की ज़मीन के लिए सूटेबल रहेगा? क्या ये अगर हर ज़मीन पे लगता है तो फिर डेफिनिटली उसकी जो प्रैक्टिसेज़ हैं ज़मीन की तैयारी की वो भी मुख्तलिफ होंगी? ये तकरीबन सारी जमीनों पे लग सकता है, लेकिन ऐसी जमीनें जिनमें पानी खड़ा होता हो, जो पानी खड़ा करती हों, जिस तरह से हमारी पैडी वाली जमीनें होती हैं उनमें पानी खड़ा होता है, राइस वाली जमीनें जो है, तो ऐसी जमीनों में उसको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसका रूट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। अगर पानी थोड़ी देर ज्यादा खड़ा हो गया तो पौधे के मरने के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरा, ये रेतली जमीनों में भी लग सकता है। रेत ना हो, रेतली जमीन हो, रेतली मिट्टी हो तो उसमें भी लग सकता है, जिसे हम सैंडी लोम साइल कहते हैं, उसमें लगा सकते हैं। और इसके अलावा पथरीली जमीनों में भी लगा सकते हैं। हमारी पोठवार की जो तकरीबन जो जमीनें हैं उसमें पथरीली हैं, तो वहां पे भी अगर आप प्रॉपर उसका पिट जो है वहां पे आप 3 बाई 3 फुट का पिट बनाएंगे तो उसमें आइडियल कंडीशंस बन जाएंगी। आपने जब उसकी फिलिंग कर दिया तो फिर उसे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। सर बहुत शुक्रिया। सर यहाँ पे एक बात मज़ीद आप हाइलाइट कर दें कि ज़मीन की जो काश्तकार इसको लगा चुके हैं आड़ू के बाग पर, उस ज़मीन की तैयारी में वो कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं? क्योंकि ये सवाल मुझे आपके प्रोग्राम से पहले मौसूल हुआ कि हमने ज़मीन की तैयारी सही की थी, लेकिन उस तरह से फसल नहीं आई, उस तरह से हमारा फ्रूट नहीं लगा। तो आप क्या समझते हैं कि वो कौन-सी ऐसी गलतियाँ करते होंगे जिसकी वजह से ये मसाइल आ सकते हैं? फार्मर्स असल में जो पिट्स बनाने होते हैं ना, पिट्स बनाने में कोताही कर जाते हैं कि अगर आप वो प्रॉपर पिट नहीं बनाएंगे तो पौधे की इब्तदाई जब पौधा इब्तदाई स्टेज में होगा उसको मुश्किलात का सामना होगा। उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। उसको अगर नीचे कोई हार्ड पैन है तो उसकी वजह से उसकी रूट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इस वजह से पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और आपको प्रोडक्शन लेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, पिट्स बनाने में सर प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है सर, अगर हम इसके बाद मुंतकिली की बात करेंगे, नर्सरी की मुंतकिली जब करते हैं, तब किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? कौन-सी एहतियाती तदाबीर हैं? इसको लगाने का जो बेहतरीन मौसम होता है वो जब कोहरा खत्म होता है। आप कोहरे को खत्म होने का ही एक स्टैंडर्ड बना लें तो 15 जनवरी से 15 फरवरी का जो पीरियड होता है ये बेहतरीन होता है। पौधे उस वक्त डॉर्मेंसी में होते हैं और उनको आप जहाँ पे भी बेयर रूटेड प्लांट्स इसके लगते हैं क्योंकि ये डिसिडुअस प्लांट पतझड़ पौधा है तो इसके जो बेयर रूटेड प्लांट्स होते हैं आप उनको आसानी से शिफ्ट भी कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो उस टाइम पे
आपने देखना है कि जब आपने पौधा लगाना है उसका क्या रूट सिस्टम अच्छा है। ऊपर से हमारी जो डिमांड होती है ना, वो होती है कि एक बड़ा दरख्त हमें मिल जाए जो वहां पे हम जाके लगाएं और फौरन ही वो जाके फ्रूट देना शुरू कर दे। तो अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो उससे आपके जो प्लांट्स हैं उसमें मॉर्टेलिटी ज्यादा होगी। शुरू में एक तो स्प्राउटिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद पौधे मरना शुरू हो जाएंगे। आप मीडियम साइज का पौधा लें जो कि वो एक साल अगर आपको अच्छा पौधा मिल जाता है, उसका रूट सिस्टम अच्छा है, तकरीबन कोई 3-1 फुट का पौधा है, तो आप उसे लगा लें। दूसरा होता है कि अगर आप बड़े पौधे लगाते हैं, उनका रूट सिस्टम अच्छा है, तो उसकी काइंडली प्रूनिंग जरूर कर लिया करें। क्योंकि हम 8-8 फुट के पौधे लगा देते हैं, उसकी जो रूट्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती, पानी उसको नहीं मिल रहा होता, तो ऐसा ऐसा पौधा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मरना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए है कि आप तकरीबन कोई 2.5 फुट तक वो पौधे को रख के उसकी बाकी जो ऊपर से हाइट है उसे आप काट देंगे, उसकी जो बाकी ब्रांचेस हैं आप उसे काट देंगे। तो उससे जो पौधे की इनके रूट सिस्टम है वो जो बाकी ब्रांचेस बची हुई हैं उनको सपोर्ट करेगा और पौधे की बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी। जी जी सर, ये जब मुंतकिली करते हैं नर्सरी के, तो इस वक्त जमीन में किसी किस्म की खाद डालने की या रूढ़ी डालने की जरूरत है? मैंने जैसे पहले बताया कि जब आपने पिट्स बनाने हैं तो उसमें आप फार्म यार्ड मनोर या गोबर की खाद जब आप डालेंगे तो वो उसके लिए न्यूट्रिशन अवेलेबल है उसमें। दूसरी मैंने भल बताई है या नहरी मिट्टी, जब आप वो डालते हैं तो उसमें भी अच्छी न्यूट्रिशन होती है। तो उस टाइम पे आपने कोई फर्टिलाइजर नहीं डालनी, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी फर्टिलाइजर में हमारी कमी बेशी हो जाती है तो पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। तो बस मतलब वो ये जो फर्टिलाइजर खादों के लिए सेंसिटिव प्लांट्स हैं आड़ू के? जी 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 जी। ये हमारे शुरू में ये बात। जी शुरू में जब भी आप कोई प्लांट्स लगाते हैं उसकी फर्टिलाइजर का आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो एक नाजुक सा पौधा होता है। तो उसको अगर आप वो ज्यादा वो जल्द बड़ा करने की कोशिश में आप उसे ज्यादा न्यूट्रिशन दे देते हैं कि जल्दी बड़ा हो जाएगा, तो उसके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर, ये बात यहाँ पे क्लियर करना इसलिए जरूरी है कि हमारे किसान भाइयों को थोड़ा खाद्य डालने का शौक भी है। हालांकि खाद्य महंगी है, लेकिन वो समटाइम ज्यादा खाद्य डाल देते हैं कि ज्यादा पैदावार होगी। तो जी नाज़रीन, बात यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। यहाँ पे आपको पौधा जब आपने नर्सरी मुंतकिल करनी है, तो जो आपने भल और रूढ़ी पहले डाली हुई है उसी से काम चलाएंगे, मजीद खाद डालने की जरूरत नहीं है। सर, अगर किसान भाई हमारे नर्सरी खुद तैयार करना चाहते हैं, तो वो किस तरह तैयार की जा सकती है और किन चीजों को, एहतियाती तदाबीर को तैयार करना चाहिए, तो कौन कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए इसमें? उसकी नर्सरी तैयार करने के लिए जो देसी आड़ू जिसे हम कहते हैं या वाइल्ड पीच भी कहते हैं, उसका आप सीड लें। वो आपको यहाँ से मुश्किल मिलेगा, वो आपको सवात से मिलेगा। तो वो लेके उसको आपने पहले पहले पानी में भिगोना होता है। 48 घंटे आप उसको पानी में भिगो के रखते हैं, क्योंकि उसका जो स्टोन होता है वो बड़ा हार्ड होता है, तो उसकी जर्मिनेशन ऐसे नहीं हो सकती। उसके बाद आपने उसकी सोइंग करनी होती है। तो उस टाइम पे अगर आप सोइंग करेंगे, ये जाके सोइंग आपकी जो है ये अगस्त सितंबर में होगी। तो फिर नेक्स्ट जो मई आएगा तो मई में जाके इसकी आप वो जो बढ़ेंगे वो कर देंगे, और अगले साल फिर आपका पौधा तैयार होगा। तो सर, नर्सरी के दरमियान किसी कीड़े या बीमारी का अटैक होता है इस पौधे के ऊपर? नर्सरी में कोई इतना ज्यादा इशू नहीं होता अगर आप सफाई शफाई का खास ख्याल रखें। असल जो ज्यादा कीड़ों का और बीमारियों का अटैक होता है वो आपका ज्यादा होता है जब पौधे फील्ड में जाते हैं। तो वहां पे उनके ऊपर गमोसिस का प्रॉब्लम होता है। उसकी आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं करते, उसको प्रॉपर टाइम पे स्प्रे नहीं करते। जब प्रूनिंग करते हैं तो उसके ऊपर आप पेस्ट नहीं लगाते, उसके जो जख्म है उनको उनके ऊपर बॉडी एक्सपेस्ट लगाना चाहिए, वो नहीं लगाते। तो उस वजह से पौधे जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। अब हमारे एक किसान भाई यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि इज देयर एनी फंगस विच कॉज अर्ली प्लांट डेथ? क्या आड़ू के पौधे में कोई ऐसी फंगस बीमारी होती है फंगस की, जिससे प्लांट जल्दी मर जाए? जी, मैंने पहले ही बताया कि वो पौधे शुरू में मरना शुरू हो जाते हैं। हम जब ओवर इरिगेशन करते हैं तो ये सबसे बड़ा मसला होता है। हम पौधों को भर के पानी लगाते हैं और गड्ढे बना देते हैं साथ, और ज्यादा देर तक पानी खड़ा रहता है या बहुत जल्दी उसको अभी पहले वाला मॉइस्चर मौजूद होता है और हम दोबारा उसको पानी लगा देते हैं। तो ज्यादा पानी लगाना किसी भी पौधे के लिए नुकसानदेह है, खासकर उन पौधों के लिए जिनका रूट सिस्टम पहले ही वीक हो। जब आप ओवर इरिगेशन करेंगे तो वो पौधों की मॉर्टेलिटी जल्दी शुरू हो जाएगी।
जी, बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे ये बात बड़ी अहम है कि फंगस की बीमारी नमी की वजह से ज़्यादा होती है। अगर ये इंसानों में बात कर ली जाए तब भी जब नमी का मौसम होता है कि बरसात जब बारिशें होती हैं तो तब फंगस की बीमारियाँ होती हैं। इसी तरह पौधों के लिए भी अगर नमी ज़्यादा होगी, इसलिए हम बार-बार अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं खादों का और पानी का मुतनासिब इस्तेमाल करें। ज़्यादा पानी और खादों से ज़्यादा पैदावार नहीं आती, बल्कि आपकी पैदावार मुतासिर होती है। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको बताते जाएँ कि इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं अकील फ़िरोज़ साहब, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं और बारी चकवाल से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़राअत के महकमे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के ऊपर जो फ्रूट होता है, सब्जियाँ होती हैं, उनके ऊपर कुछ ये ज़्यादा कमांड रखते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फ़ेसबुक कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर अपना सवाल लिख सकते हैं। हम अपने जो माहिरीन ज़राअत है उन तक आपका सवाल पहुँचा देंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, हमारे और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि इससे पहले हो चुके हैं। अगर आप समझते हैं कि किसी और फसल के ऊपर प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, तो आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कर सकते हैं। जी सर, जैसा कि हमने ज़मीन की तैयारी की बात कर ली, अब आप ओवर टू यू कि आप खुद ही बता दें कि जैसे पौधा हमने लगा दिया उसके अंदर, बाग के अंदर, तो फिर उसकी कौन-कौन सी किस-किस तरह मैनेजमेंट कर सकते हैं, पौधे का ख़्याल रख सकते हैं, उसमें खादें भी आ जाएँगी, उसमें इरिगेशन भी आ जाएगी। सर, ये इरिगेशन का यहाँ पे मैं एक बार कन्फर्म कर दूँ कि इसके लिए ड्रिप इरिगेशन ही होगी, निज़ाम कतराती निज़ाम आपाशी जो होती है? ड्रिप इरिगेशन को मस्ट नहीं है। जहाँ पे आप ड्रिप इरिगेशन नहीं करना चाहते और आप उसको फ्लडिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रिप इरिगेशन है वो आपको प्रॉपर जगह पे ही उस जो पानी है वहीं पे पहुंचाती है, जो आपके जो न्यूट्रिशन है उसको भी प्रॉपर जगह पे पहुंचाती है। आपके जो खादें हैं और पानी है वो ज़ाया नहीं होता। अगर वो मौजूद ना हो, आपके पास ड्रिप इरिगेशन ना हो, तो आप उसको फ्लड इरिगेशन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी का ख्याल रखें। जब पौधे शुरू में छोटे होते हैं तो उस टाइम पे उनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, मतलब है ज्यादा फ्रीक्वेंटली जरूरत होती है। उनको एक ही दफा आपने भर के पानी नहीं लगा देना कि हफ्ते की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी है। उनको आपने मतलब है थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पानी लगाते रहना है। अगर आप ज्यादा पानी लगाएंगे तो फिर भी नुकसानदेह, अगर आप उसको ज्यादा स्ट्रेस दे देंगे तो क्योंकि पौधे का जो रूट सिस्टम है वो अभी छोटा सा होता है, वो ज्यादा इतना एस्टेब्लिश नहीं होता, तो उससे भी पौधे की मोर्टेलिटी हो सकती है। सर, ये जब इसकी काश्त के बाद ये हमारा मार्च अप्रैल में जब थोड़ी-सी हीट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर आगे तो वो गर्मियों का सारा सीज़न शुरू हो जाता है। तो इसका पौधे के ऊपर कोई इफ़ेक्ट होता है? कोई इसमें पानी ज़्यादा लगाना चाहिए या जो आप रिकमेंड करते हैं, उसी हिसाब से पानी लगाना चाहिए? आपने सैल की कंडीशन देखनी है, मौसम की कंडीशन देखनी है, पौधे की एज देखनी है। ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो फिर आप पानी का डिसाइड कर सकते हैं। मतलब है अगर सैंडी सॉइल्स हैं तो वहां पे पानी की जल्दी जरूरत होगी। अब अगर आपकी भारी मेहरा जमीन है तो वहां पे पानी की देर से जरूरत होगी, क्योंकि वो काफी देर वो मॉइस्चर रखती हैं। तो इसलिए हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि जमीन को देखना चाहिए। दूसरा देखना चाहिए कि अगर आप जब आप पौधा लगा रहे हैं तो खासकर जनूबी पंजाब के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे लू चलती है तो उस टाइम पे पौधा छोटा होता है तो वो उससे झुलस सकता है। आप उसके गिर्द जंतर लगा दें। पौधे का जो बेसन है उसके गिर्द अगर आप जंतर लगा दें तो उससे ये होता है कि उसको एक शेड मिल जाता है और एक माइक्रो क्लाइमेट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो आपका जो पौधा है वो पहला सीजन जो है वो अगर निकाल जाए तो फिर उसके बाद उसके कोई मोर्टेलिटी के गर्मी की वजह से चांसेस नहीं। जी। सर, यहाँ पे आपने जंतर की बात की, तो क्या इसमें कोई मखलूत काश्त इसके अलावा भी हो सकती है आड़ू की फसल के अंदर, बाग के अंदर? बिल्कुल, बिल्कुल आप इसमें वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। वेजिटेबल जिसमें जैसे लहसुन है, प्याज है। आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा हाइट वाली क्रॉप्स वहां पे ना लगाएं। बाकी भी जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उनमें भी हम ये रिकमेंड करते हैं कि ज्यादा हाइट वाली क्रॉप्स आप वहां पे ना लगाएं जो पौधे के साथ compete करें। तो जो लो हाइटेड हैं और खासकर वेजिटेबल जो हैं वो वहां पे आप ग्रो कर सकते हैं। सर, उसमें अगर आप थोड़ा-सा नाम स्पेसिफिकली ले लें, अगर कोई सक्सेसफुल क्रॉप रही है मखलूत जी काश्त में? जी, लहसुन और प्याज ये आप वहाँ पे बड़ी कामयाबी से कर सकते हैं, क्योंकि उस पे भी कोई इतना, असल में हम वेजिटेबल्स में भी वो थोड़ा सा मौजू से हट रहे हैं। तो जी। वेजिटेबल्स में भी हमने ये चीज देखनी होती है कि आपने जो क्रॉप्स हैं वो वाली लगानी है जिस पे आपका एक्सपेंस कम हो और आपकी लेबर भी कम हो और आपकी इनकम जो है वो ज्यादा हो। लहसुन और प्याज जब आप लगाते हैं तो वो आपने एक दफा लगाना है और फिर एक ही दफा आपने उसको
हार्वेस्ट करने हैं। अगर बाकी क्रॉप्स आप लगाते हैं जैसे भिंडी, तोरी, कद्दू वगैरह, तो ये रोजाना ही आपको पिकिंग करनी पड़ती है, रोजाना ही मंडी तक लेके जाना पड़ता है। तो आपने इसमें भी जरा एहतियात करनी है कि ऐसी क्रॉप्स ना लगाएं जो आपकी जो लेबर के चार्जेस हैं वो बढ़ा दें। जी इस सर और हमारे साथ एक मैं जी बहुत शुक्रिया। जी जी फिरोज साहब, हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जो कि 2-3 उनके क्वेश्चंस जो हैं इस वक्त हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। एक तो वो जी पूछ रहे हैं कि वाटर क्वालिटी नीडेड बाय पीएच एंड सैलिनिटी, मतलब कि जी किस तरह वाटर क्वालिटी होनी चाहिए जो हम आड़ू के बाग को देते हैं, अगर पीएच थोड़ी ज्यादा हो जमीन की या पानी जी जो है वो लाइन वाटर हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। क्योंकि तो अक्सर हमें सुनने में हमारे पास ये शिकायत आती है कि हम जो पानी, जमीनें भी कलराठी हैं और जो पानी लगाते हैं उसमें भी वो भी सैलिनिटी वाला है, तो किस तरह हम इस चीज को साथ लेके चल सकते हैं? हमारी जो पीएच की जो रिक्वायरमेंट है सॉइल की, वो 6.5 से 7.5 जो है वहां तक ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन हमारी जो पंजाब की जो सॉइल्स हैं वो तकरीबन 8.2 तक उनकी पीएच है। तो वहाँ 8 तक या 8.2 तक इसकी परफॉर्मेंस ठीक है। जब इससे ज्यादा आगे बढ़ जाती है तो फिर वहां पे उसको इश्यू शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपकी जो पीएच है सॉइल की ज्यादा है तो आप जिप्सम डाल के उसको बेहतर कर सकते हैं, अपनी जमीन को बेहतर कर सकते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएं। उसमें जैसे मैंने जंतर का बताया, तो जंतर आप लगा के उसको जब फली पे आए तो उस टाइम पे आपने वो उसको रूटावेट कर देना है, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल का बढ़ेगा, उससे भी फायदा होगा। सर ये अभी आपने ऑर्गेनिक मटर की बात की कि क्या ये मुनासिब रहेगा कि अगर हम नर्सरी लगाने से पहले बाग में अगर पहले हम जमीन को कुछ अर्सा तैयार कर लें, लाइक उसमें जंतर का आकाश कर सकते हैं या कोई इस तरह की ग्रीन मिनोरिंग क्रॉप उसमें रूढ़ी डाल दें, तो ताकि वो जमीन की जरखेजी थोड़ी बढ़ जाए, तो फिर बाग लगाएं इसके अंदर? ये सारी जो बातें हैं ये करने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल हम रिकमेंड भी करते हैं कि आप जमीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ाएं। लेकिन कोई भी हमारा जो जिम्मेदार है वो एक सीजन छोड़ने के ऊपर तैयार नहीं होता। वो कहते हैं जी कि बस फौरन इसको, वो गड़े भी कोई नहीं बनाता। ये तो आप बात कर रही है ना कि हम उसकी जरखेजी बढ़ाएंगे, गड़े भी कोई नहीं बनाना पसंद करता। उसी टाइम पे अक्सर लोगों की कॉल्स आ रही थी कि आज मेरा प्रोग्राम बना है कि मैंने आड़ू लगाना है और आज ही मैंने पौधे लगाने हैं। तो उसमें ना कोई गड़ों की तैयारी होती है ना ही कोई साइल की तैयारी। अगर ये चीजें कर ली जाएं तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे मैं अपने किसान भाइयों से दरख्वास्त करती हूँ कि फिरोज अकील साहब इस अपनी फील्ड में तजुर्बाकार हैं और ये बहुत सारे कामयाब एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि जो भी आप लोगों को टिप्स दी जा रही हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बताई जा रही हैं, उनको फॉलो करें। इनके बावजूद भी अगर आप आड़ू की बाग में काश में दिलचस्पी रखते हैं या पहले से इसके काश्तकार हैं और आपको कोई भी मसाइल का सामना है, तो आप हमारे मतलूबा नंबर पर, जो उसके सावी का नंबर है इस वक्त फेसबुक पेज के ऊपर है, उस पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। सर ये एक और हमारे पास सवाल आया है, हार्ड सीड आफ्टर सोकिंग 48 आवर्स इज रिक्वायर्ड टू बी क्रैक्ड और नॉट? नहीं, उसको बाद में क्रैकिंग की जरूरत नहीं होती। जब आपने उसको सोकिंग कर ली है तो वो उसका जो शेल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। और जब आप उसे लगाते हैं तो तकरीबन 15 डेज के बाद उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए उसको बाद में फिर दोबारा क्रैकिंग की जरूरत नहीं होती। अगर दोबारा आप क्रैक करते हैं तो उसमें वो खतरा होता है कि उसके अंदर जो सीड है वो कहीं डैमेज ना हो जाए। तो इसको आप सिर्फ सोकिंग कर दें, वो बेहतरीन है। जी सर आपका बहुत शुक्रिया। इन्हीं साहिब का ये सवाल है कि प्लांट प्रोटेक्शन इश्यूज एंड सॉल्यूशन, स्पेशली फ्रूट फ्लाई इशू इन्फेस्टेशन, के इसके प्लांट प्रोटेक्शन कौन कौन से इश्यूज हैं और उनके सॉल्यूशन क्या हैं, और फ्रूट फ्लाई का जो इशू है इसके बारे में कोई सॉल्यूशन बता दें इनको। मैंने पहले भी बताया कि फ्रूट फ्लाई का अगर कोई सबसे बड़ा इशू है तो वो फ्रूट फ्लाई है। फ्रूट फ्लाई आपकी मैनेजमेंट से वो ठीक हो सकता है। उसमें एक तो आपने अपने बाग को क्लीन रखना है, साफ रहेगा। अगर आपके जो ऊपर कोई दाना खराब है, कोई फ्रूट गला हुआ है, कोई नीचे गिरा हुआ है, तो उसे आपने फौरन पिक करना है। उसे आप बैग में बंद करेंगे और गड़ा लगा के उसको उसमें दबा देंगे। दूसरा है कि इसमें जो फ्रूट फ्लाई की मैनेजमेंट में है कि दो तरीके हैं कि आप उसको कैसे ट्रैप्स के जरिए वो कर सकते हैं। एक तो उसमें हम यूज करते हैं मिथाइल यूजिनॉल के, जिसमें मेल अट्रैक्ट होता है और उसकी जो पॉपुलेशन होती है उसको हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कोई इतना महंगा नहीं होता। हफ्ते में अगर आप 2 दफा लगा दें तो बेहतरीन उससे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा इसमें एक और है कि जो इसकी फीमेल है वो ज्यादा एग लेइंग करती है फ्रूट के ऊपर, और उसके बाद ही उसमें जो लार्वा है वो निकलता है और वो फ्रूट को खराब करता है।
तो इसकी जो फीमेल है उसको, ये चीज आपने जरा इसका ख्याल रखना है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। उसका उसकी जो फीमेल है वही इसको डैमेज करती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट, वो एक सब्सटेंस है, उसे आप यूज कर सकते हैं। और वो आप एक देसी तरीके से भी उसको कर सकते हैं कि आप ये जो गुड़ होता है, गुड़ का आप शीरा बना लें। गुड़ का शीरा बनाने के बाद उसको आप, ये पटसन की जो बोरियां होती हैं, वो फील्ड में मुख्तलिफ जगह पे कोई 1-1 फुट के पीसेस करके वहां पे रख दें, और उसके ऊपर ये गुड़ का शीरा भी डाल दें, और उसके ऊपर आपको इंसेक्टिसाइड भी डाल दें। तो फीमेल जो होती है उसको एग लेने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वो प्रोटीन लेने के लिए वो जो आपने शीरा डाला होता है वो वहां पे आके बैठती है, वहां से वो प्रोटीन लेती है। तो जो केमिकल होता है वो उसके साथ चिपक जाता है, जो इंसेक्टिसाइड होती हैं उसके साथ चिपक जाती हैं, और इस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर वो फिर भी कंट्रोल ना हो तो मैं पेस्टिसाइड की तरफ तो बहुत कम ही लोगों को वो रिकमेंड करता हूँ कि आप पेस्टिसाइड का यूज करें, क्योंकि ये पकने के टाइम पे इसका ज्यादा जो अटैक होता है पकने के टाइम पे होता है। तो पेस्टिसाइड से आप अवॉइड करें। ये 2-3 तरीके, बाग की सफाई रखें, उसके ऊपर मेल के लिए ट्रैप्स लगाएं, और फीमेल के लिए ये आप प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट यूज करें। तो इससे आप उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दूसरा, जो मैंने बताया था कि एफिड जो है, इसमें एफिड का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि शुरू में जब फोड़ शुरू हो रही होती है तो हमारी भी वो जरा वो निगरानी कम ही होती है, क्योंकि हम उस टाइम पे ज्यादा बाग में जाना पसंद करते हैं जिस टाइम पे उसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ हो, हमें कुछ वहां से मिल रहा हो। तो फ्लावरिंग के फौरन बाद ही उसके ऊपर जब नए लीव्स निकलते हैं तो उसके ऊपर एफिड का अटैक होता है, और ये पत्ते की निचली साइड पे होता है। तो हमें तब पता चलता है जब उसके पत्ते जो हैं वो मुड़ गए होते हैं, और उसके ऊपर पीच लीफ का वायरस का अटैक भी हो गया होता है, तो तब हमें पता चलता है। तो उस टाइम पे अगर हम स्प्रे करें भी सही, और वो उसको अगर हम वो काले तेले को मार भी दें, एफिड को मार भी दें, तो वो जो उसकी प्रोडक्शन है उसका भी लॉस होता है, फ्रूट का जो साइज है वो भी बराबर नहीं बनता। तो इसमें एक और चीज है कि आपने इसकी जो प्रूनिंग है वो प्रॉपर तरीके से करनी है। असल में हमारे जो ये फ्रूट जो है पंजाब में नया है, तो इसकी प्रूनिंग का कंसेप्ट ही नहीं है कि प्रूनिंग करनी कैसे है। अक्सर लोग तो वो बड़े दरख्त, वो 10-10 12-12 फुट के दरख्त बना देते हैं, उसके ऊपर फ्रूट तो बहुत लगता है लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं होती, बिल्कुल छोटे छोटे साइज के फ्रूट्स होते हैं। और फिर लोग कह रहे होते हैं जी कि हमारा जो आड़ू है वो सवात वाले आड़ू जैसा नहीं है। अगर आप सवात की तरह का आड़ू, अच्छी क्वालिटी का आड़ू हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको फ्रूट थिनिंग भी करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे अपने जो इंस्टीट्यूट में हमारे, क्योंकि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे फ्रूट थिनिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें मेरे 1 किलो में 3 फ्रूट चढ़े थे, मतलब है कोई 350 ग्राम का फ्रूट। तो वो देखें कि सवात वाले आड़ू और इसका कोई फिर मुकाबला ही नहीं है। ये जी बहुत जबरदस्त जबरदस्त आड़ू तैयार हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया सर। ये प्रूनिंग एक तो मैं चाह रही थी कि नाज़रीन हम यहाँ पे आपको बताते जाएं कि इंशाल्लाह हम 30 और 31 दिसंबर को बारी चकवाल को विजिट भी करेंगे, और इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको लाइव दिखाएंगे। लेकिन अभी तो सर आपके पास पहले बाग वहाँ पे मौजूद होंगे, अगर हम प्रूनिंग को वहां से लाइव दिखाएं, क्योंकि थोड़ा सा इस तरह ऑनलाइन बैठक में ये चीजें समझाना थोड़ी मुश्किल होती है। बीज की प्रूनिंग तो मेरा ख्याल है तब तक हम खत्म कर चुके होंगे, क्योंकि उसकी लीफ शेडिंग काफी सारी हो गई है, और हमने कोई परसों से उसकी प्रूनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। जबकि जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे अभी जो फ्रॉस्ट है वो शुरू नहीं हुआ, तो इस वजह से वहाँ पे अभी जो पत्ते हैं वो ग्रीन हैं। जो जब तक 2-3 दफा कोरा नहीं पड़ता, 2-3 रातें कोरा नहीं पड़ता, तब तक उनकी लीफ शेडिंग नहीं होगी। और प्रूनिंग का जो खास टाइम का ख्याल रखना पड़ता है कि आपने करनी किस टाइम में है। जब पौधा अपने पत्ते गिराना शुरू कर दे, जब मैक्सिमम अपने पत्ते जब गिरा दे और कलर उनका चेंज कर दे, तो उस वक्त पे आपने उसकी प्रूनिंग करनी है। ये तकरीबन कोई 15 दिसंबर के आसपास बनता है। जनूबी पंजाब में वो तकरीबन एंड दिसंबर बनेगा, यहाँ पे 15 दिसंबर के आसपास बनता है। तो सर ये थिनिंग और प्रूनिंग में आप थोड़ा सा हमारे किसान भाई को फर्क बता सकते हैं जी कि जी जी। जी जी थिनिंग होता है कि हमने उसकी जो ब्रांचेस हैं, क्योंकि पौधा जितनी भी ग्रोथ करता है वो सारी ग्रोथ, वो उसमें फ्रूटिंग जो है बहुत ज्यादा होती है। तो हमने एक तो उसका जो साइज है, पौधे की जो हाइट है, उसको कंट्रोल करना होता है, उसकी कैनोपी को कंट्रोल करना होता है। दूसरा है कि किसी भी पौधे के अंदर जब तक लाइट नहीं पहुंचेगी तब तक उसके फ्रूट की क्वालिटी वो अच्छी नहीं बनेगी।
हम इसको अंदर से बिल्कुल ही ओपन करते हैं, मतलब एक प्याला नुमा शेप अगर आप समझ लें, तो उस तरह से, मतलब जो ब्रांचेस अंदर की तरफ आ रही होती हैं स्टेम से निकल के, मुख्तलिफ ब्रांचेस मेन ब्रांचेस से निकल के अंदर की तरफ आ रही होती हैं, तो उनको हम काट देते हैं। और पौधे की जो ऊपर से हाइट है उसको भी कंट्रोल करते हैं, उसको ऊपर से भी काटते हैं, साइड से भी जो अनइवन ब्रांचेस हैं या जिनका रुख जो है जमीन की तरफ होता है उनको भी हम काट देते हैं। तो बाकी जो फ्रूटिंग ब्रांचेस हैं उनको भी हम कम करते हैं। यहाँ पे जो मसला है, बाकी फ्रूट्स में तो मसला होता है जी कि फ्रूट कम लगा है, इसमें मसला है कि फ्रूट ज्यादा लगा है। ये फ्रूट जो ज्यादा लगा है उसको हमने कम कैसे करना है, कम करेंगे तो हम क्वालिटी का वो फ्रूट ले सकेंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि फ्रूट की उसकी पौधे की थिनिंग नहीं करते, जो फ्रूट है बहुत ज्यादा लग जाता है, न प्रूनिंग होती है न थिनिंग होती है। जब बहुत ज्यादा फ्रूट लगता है तो आंधियां चलती हैं, उससे भी पौधे टूट जाते हैं, और पौधे के ऊपर जो बर्डन होता है वो ज्यादा होता है, उसको वो राइपनिंग की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि पौधा जो है मॉर्टेलिटी की तरफ चला जाता है, पौधा कमजोर हो जाता है और बड़ी जल्दी पौधे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जो थिनिंग है वो है कि जब फ्रूट उसके ऊपर लग गया है तो फिर आपने दो फ्रूटों का जो डिस्टेंस है वो आपने ज्यादा कर देना है, क्योंकि फ्रूट के साथ फ्रूट जुड़ा हुआ होता है, और वो अगर सारे पकते हैं तो उनका साइज बहुत छोटा होगा। हम तकरीबन कोई 4 इंच का रिकमेंड करते हैं कि फ्रूट से फ्रूट का जो फासला है वो अगर 4 इंच का होगा तो आपका एक्सीलेंट क्वालिटी का फ्रूट होगा। जी फिरोज साहब आपको बहुत शुक्रिया। सर यहाँ पे एक बात और बहुत अहम है, ये सवाल भी हमारे पास कुछ और आ रहे हैं कि जो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव ब्रांचेस होती हैं, मतलब वो ब्रांचेस जिनको जो फ्रूट देती हैं जो नहीं देती, ये बाकी बागात में तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता है, तो आड़ू के बाग में भी उनका कोई मसला है? प्रूनिंग करते वक्त ख्याल रखना चाहिए? इसमें जो वाटर शूट्स होते हैं जो पौधे के तने के साथ से निकलते हैं वो नॉन प्रोडक्टिव होते हैं और वो पौधे से ज्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनको बिल्कुल काटना चाहिए। दूसरा, इसके ऊपर जो इसी साल में एक मोटी ब्रांचेस होती हैं, एक उनसे लेटरल ब्रांचेस जो निकलती हैं, वो उनके ऊपर फ्रूट लगता है, जो बिल्कुल साइज में बारीक होती हैं, कोई बहुत ज्यादा उनकी मोटाई नहीं होती, तो उसके ऊपर फ्रूट लगता है। उनको हमें देखना है कि जहाँ से 3-4 ब्रांचेस इकट्ठी निकल रही हैं तो उनको आप 4 को 2 कर दें, 3 को 2 कर दें। तो जितना आप उसको कम करेंगे उतना आपकी प्रोडक्शन, मतलब है क्वालिटी प्रोडक्शन होगी। जी फिरोज साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम आपको यहाँ पे फिर से बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ अकील फिरोज साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, बारी चकवाल का ताल्लुक है, और हम बात कर रहे हैं आड़ू की मुनाफा बख्श काश्त के ऊपर, और खासकर पंजाब में इसकी मुनाफा बख्श काश्त कैसे की जा सकती है। सर हमारे साथ कुछ सवाल और मौजूद हैं। कैन वी ग्रो पीचीज इन चोलिस्तान? मैंने बताया है कि टेम्परेचर जो है 50 तक भी ये सरवाइव कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी वो एहतियाती तदाबीर की जरूरत होगी। अगर उसको पहली जो लू है उससे बचा लेंगे, बाद में भी आप उसका जो साइल कवर है वो रखेंगे, वेजिटेबल्स वहां पे लगाएंगे, तो बिल्कुल आप वहां पे उसको ग्रो कर सकते हैं। सर पहली लू से बचाने के लिए आपने बोला कि जंतर काश्त करें पिट्स के ऊपर। जी जी नाज़रीन, यहाँ पे अब जो लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं उनको बताती चाहूँ कि यहाँ पे क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान भाई एग्रीकल्चर को सिर्फ अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, के जिससे उनके सिर्फ चूल्हा ही जले उसके लिए ना रखें, बल्कि इसको अपना बिजनेस बनाएं, ताकि हम अपनी ज़राअत को ज्यादा फायदेमंद भी बना सकें और मुल्क की इकोनॉमी में बेहतर अपना किरदार अदा कर सकें। मैं यहाँ पे फिर बताती जाऊँ कि फिरोज साहब से जैसे गुफ्तगू चल रही है, हमने शुरू में सवाल भी किया और इस पर बात भी हुई कि 1 एकड़ के लिए आपका तकरीबन 20,000 खर्चा आएगा जो कि आपको प्लांट खरीदने हैं, लेकिन आप इससे 3 से 4 लाख मुनाफा कमा सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से आड़ू के बाग के लिए। तो मैं समझती हूँ कि ये वो किसान भाई जो हमसे अक्सर बात करते हैं कि जो आड़ू का बाग है उसमें थोड़ा आड़ू के बागों के लिए, बल्कि जो बाकी बागात हैं आप वो बड़े किसान लगा सकते हैं, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, तो ये बाग जो है छोटे किसान भाइयों के लिए भी पॉसिबल है। अगर कोई इसी काश्तकारी में दिलचस्पी रखता है तो हमसे रब्ता कर सकता है। एक तो ये प्रोग्राम आपके लिए यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर मौजूद होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी आपको समझ नहीं आई या आपके जो सवालात हैं आप उनका हम तक पहुंचा सकते हैं, हम आपको उनका जवाब देंगे। हमारे मेहमान अकील अकील फिरोज साहब, क्या आप हमें सुन रहे हैं?
जी ये डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी कनेक्ट हो गया तो। जी जी सर, नो इशू। सर ये हमारे पास एक और सवाल है, माशाल्लाह ये इनका काफी सवाल पूछ रहे हैं, काफी दिलचस्पी ये रख रहे हैं आड़ू के बाग में। पीच ऑर्चर्ड नियर गावा ऑर्चर्ड कंपैटिबिलिटी, मतलब कि जो आड़ू का बाग है क्या अमरूद के बाग के करीब लगाया जा सकता है? मेरा ख्याल है ये इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहे हैं कि अमरूद और पीच को इकट्ठा शायद लगाने की बात कर रहे हैं। ये सवाल थोड़ा सा वो, इबादुर या रहमान साहब हैं, ये हमारे साथ मौजूद है। सर आप अपना माइक ऑन करके खुद भी बता सकते हैं कि आप किस तरह ये आपने ये सवाल पूछा है, ताकि आपको बेहतर तरीके से जवाब दिया जा सके। चलिए सर, आप दोनों तरीकों से जी इसका मैं जवाब। सवाल कर सकता हूँ जी? जी जी जरूर, जी जरूर सर, जी जरूर। मैं पूछना चाह रहा था जी कि अगर अमरूद का बाग लगा हुआ है उसके हम साए में हम पीच का लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों पे फ्रूट फ्लाई आती है, तो कहीं ये एनहांस तो नहीं हो जाएगी दोनों की आपस में? शुक्रिया। जी बिल्कुल, Thank- बिल्कुल जी बड़ा, जी जी बिल्कुल जी सर। ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है। क्योंकि इसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो है ही फ्रूट फ्लाई का। तो अगर आप उसको अल्टरनेट होस्ट दे देंगे तो वो उसके ऊपर उसका अटैक ज्यादा हो जाएगा, बल्कि उस पे अटैक ज्यादा नहीं होगा, आपके अमरूद के ऊपर भी ज्यादा हो जाएगा। वो आप उसको अल्टरनेट जो सोर्स है वो दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे उसके करीब नहीं लगाना चाहिए। शुक्रिया जी। जी फिरोज साहब, आपको बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा जैसे सर ने बड़ा अहम जो पॉइंट है वो हाईलाइट किया, इसके अलावा कोई और भी ऐसा फ्रूट है जिसके अगर फ्रूट के जैसे कि जो काश्तकार हमारे बागात लगाते हैं वो फिर ज्यादातर बागात ही लगाते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ फलों के, तो सर कोई और भी ऐसा जी फ्रूट है साथ ये बाग लगाना ठीक नहीं रहेगा? बाकी फ्रूट्स का इस तरह से कोई इतना ज्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि ये जो है जल्दी पक के तैयार हो जाता है। जो आड़ू है ये आपका अप्रैल में पक के तैयार हो जाता है। जब अमरूद है तो वो उसके ऊपर उस टाइम पे फ्रूट मौजूद होता है, और उस टाइम पे फ्रूट फ्लाई का काफी अटैक होता है। तो वो फ्रूट फ्लाई जो है वो आड़ू से, वो से अमरूद से आड़ू पे शिफ्ट होगी, और फिर जब वो आड़ू खत्म होगा तो फिर अमरूद पे शिफ्ट हो जाएगी। तो बाकी जो फ्रूट्स हैं उनमें कोई इस तरह का इश्यूज इतना बड़ा नहीं है। जी फिरोज साहब, आपको बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे अगर हम खादों की थोड़ी सी डिटेल से बात कर लें कि खादों का कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो किसान भाई स्पेशली जो छोटा फार्मर है वो खादों के हवाले से बड़ा कंसर्न होता है कि हम जो भी फसल काश्त करेंगे, खादें महंगी हैं, खादें दस्तियाब नहीं है, तो हम किस तरह अपने काश्तकारी को लेकर चल सकते हैं। तो क्या खादों का इसमें किस तरह का इस्तेमाल है, इसमें कितनी कॉस्ट खादों अगर खादें हमने डालनी हो? इसमें आप एक तो आपने ऑर्गेनिक खाद, या जिसे फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद आप कहते हैं, वो आपने यूज करनी है दिसंबर में। वो जो बड़े आपके फुल ग्रोन प्लांट्स हैं जिनकी उम्र 4-5 साल है, उनके लिए तकरीबन 20 kg जो फार्म यार्ड मैन्योर है, अच्छी तरह से गली सड़ी हुई 6 महीने कम से कम पुरानी, वो आप यूज करेंगे। उसके बाद आपने जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपने केमिकल फर्टिलाइजर भी वहां पे आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपने NPK, अगर आप वो करें, एक 17 वाली आती है, 20 वाली भी आती है, 15 वाली भी है, तो 15-15 वाली, तो वो तकरीबन आपने कोई 1.25 से 2 किलो यूज करनी है उसकी परसेंटेज को देखते हुए। वो आप यूज करेंगे। फिर मार्च में जब फ्रूट उसके ऊपर डेवलपमेंट की स्टेज में होता है, तो उस टाइम पे अमोनियम नाइट्रेट तकरीबन कोई 1 किलो, और जो पोटाश है वो ½ किलो आपने यूज करनी है, क्योंकि पोटाश का जो फ्रूट की माजरत के क्वालिटी। साथ फिरोज साहब, माजरत के साथ मैं आपकी बात को काट रही हूँ। ये जो आप बता रहे हैं 1 किलो या 2 किलो, ये किस हिसाब से इस्तेमाल करनी है? एक पौधे के हिसाब से कह रही हैं पर किस हिसाब से जी कह रहे हैं? एक पौधे के हिसाब से कह रहा हूँ। उसमें खाद डालते हुए हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हम खाद जो है वो तने के साथ ही डाल देते हैं, और हम कहते हैं जी कि हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया, हमने उसको खाद डाल दी है। जब भी आपने खाद डालनी है, जो बड़ा पौधा है उससे तकरीबन 150 से 2 फुट जो है उसकी उसके स्टेम को छोड़ के उसकी कैनोपी में आपने खाद डालनी है। खाद डालें, हल्की सी उसको गोडी करें और उसको पानी लगा दें। तो ये बेहतरीन तरीका है। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि अमोनियम नाइट्रेट और पोटाश आपने करनी है यूज। दूसरा, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी बड़ा रोल है। तो आप अगर जब पौधे की ग्रोथ हो रही होती है फरवरी मार्च में, जब उसके ऊपर पत्ते मौजूद होते हैं, क्योंकि फोलियर जो फर्टिलाइजर्स होती हैं उनका तभी वो ज्यादा इफेक्ट होता है जब पौधे के ऊपर न्यू ग्रोथ मौजूद हो। तो आप उसमें NPK और उसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं
उनका स्प्रे भी करते रहेंगे तो आपके जो फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी और जो आपका पौधा है वो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर सके। जी फिरोज साहब, यहाँ पे आपने स्प्रे की बात की, तो सर थोड़ा सा मजीद काइंडली इसको डिटेल से बता दें कि स्प्रे किस किस स्टेज पे करनी चाहिए। अब थोड़ा सा वो फिर आपको पता है हमारे किसान भाई को थोड़ा इशू आता है कि वो ज्यादा स्प्रे कर दें तो फिर वो भी नुकसान दे पौधे के लिए, तो थोड़ा सा इसको डिटेल से बता दें काइंडली। आपने अगर करनी है उसके इंसेक्ट और पेस्ट के लिए तो वो और तरह की है। जब आपने पहले फंजीसाइड का स्प्रे करना है जब पौधे की प्रूनिंग होनी है, क्योंकि उसके ऊपर मुख्तलिफ आपने कट्स लगाए होते हैं और वो बड़ी आइडियल कंडीशंस होती हैं वो मुख्तलिफ फंगस के लिए कि वो वहां पे ग्रो कर सके। तो आपने जिस जख्म पे आपने जहाँ पे आपने आरी लगानी है जिस ब्रांच के ऊपर, उसको आपने बोर्डियक स्पेस से सील करना है। और जिस को आपने कटर लगाया है, जब आपकी प्रूनिंग मुकम्मल हो जाए, मतलब है आपने आज जितनी प्रूनिंग की है तो उसके ऊपर आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर देना है। तो वो आपके जो पौधा है उसको बीमारियों से महफूज रखेगा। ये प्रूनिंग के टाइम पे है। जब पौधे की स्प्राउटिंग होती है तो उस टाइम पे आपने अमीडा क्लोप्रिड का स्प्रे करना है ताकि जो एफिड है उसको आप कंट्रोल में रख सकें। अगर एक स्प्रे से आप समझते हैं कि उस टाइम पे उसका अटैक कम था और फिर दोबारा उसका अटैक ज्यादा हो गया तो दोबारा भी आप उसको यूज कर सकते हैं। फंजीसाइड जो है, साहब मैं आपकी बात काट रही हूँ माजिद के साथ, अमीडा क्लोप्रिड जो है इसकी जो क्वांटिटी है कितनी होनी चाहिए? ये 2 ग्राम पर लीटर वाटर आप इसको यूज करेंगे तो ठीक है, उससे पर ये इसका बेहतरीन कंट्रोल आता पौधे के है। जी, हिसाब। पर लीटर वाटर मतलब है आपका पानी जितना इस्तेमाल हो रहा है 1 लीटर के लिए आपने 2 ग्राम यूज करना है। नहीं तो सर, वो वो आप देखेंगे। सर आपने कहा 2 ग्राम पर लीटर, सर ये स्प्रे जी, कितने पौधों के लिए इस्तेमाल होगा? वो तो आपके पौधे के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसका साइज कितना है। वो अगर बड़े साइज के पौधे होंगे तो उसके ऊपर हो सकता है कि आपका कोई 2-3 लीटर पानी लग जाए। अगर छोटे साइज के होंगे तो वो हो सकता है कि आपका पूरा जो 1 एकड़ है वो शायद वो एक ही टैंकी से हो जाए, मतलब 20 लीटर पानी से हो जाए, 40-50 ग्राम से वो आपका सारा भी हो सकता है छोटे पौधों को। जी जी सर, आप अपनी बात को जारी रखिए मुकम्मल तौर पे आप जो बता रहे थे। जी, बस मैं इसी का बता रहा था कि आपने उसके इंसेक्ट्स को और डिजीजेस के लिए है कि जब नमी का मौसम आता है तो खासकर हमें उस टाइम पे ख्याल रखना चाहिए। उस टाइम पे अगर हम 1 से 2 स्प्रे फंजीसाइड्स के कर देते हैं, कोई एक कॉपर का कर दें, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कर लें या बोर्डिएक्स उसका मिक्सर का कर लें, तो उससे आप पौधे की जो हेल्थ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है कि जब भी सर्दियां आ रही हों या गर्मियां आ रही, तो पौधे के जो तना होता है उसके ऊपर आपने बोर्डिएक्स पेस्ट जरूर लगाना है कि वहां पे कोई अगर वो कोई कट्स होते हैं, कोई जख्म होते हैं, वो पौधे के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है और पौधे को मुख्तलिफ डिजीजेस से बचाती रहती है। जी जी, बहुत शुक्रिया। फिरोज साहब, ये फल गिरने का जो अमल है ये अक्सर बागात में शिकायत मिलती है कि फल गिर जाता है, तो क्या आड़ू के बाग में ऐसा कोई मसला है? नहीं जी, आड़ू में वो तब फल गिरेगा जब उसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का अटैक होगा। उसके बगैर जो है वो अगर कोई आंधी शांधी आ गई उससे अगर फल गिर जाए तो गिर जाए, वरना इसमें फ्रूट ड्रॉप का कोई इतना इश्यू नहीं है। जी शुक्रिया सर। हमारे साथ एक और सवाल मौजूद है, ये हमारे भाई जानना चाह रहे हैं कि व्हाट अबाउट यूजिंग PQ-NQ मेथड इन पीच? पिकनिक मेथड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप उसको उस मेथड पे लगाते हैं तो उससे होता है कि जो पानी है पौधे के तने के करीब नहीं आता। जब पानी सर तने के करीब नहीं, आप माजिद के साथ आपकी बात को काटा सर, बाकी किसान भाइयों की रहनुमाई के लिए बता देंगे ये मेथड क्या है, ताकि जो लोग नहीं इसमें जानते वो। इसमें होता है कि पौधे को आप बेड्स पे लगाते हैं और पानी जो है पौधे से दूर रखते हैं। उसमें आप साइडों पे खालियां बना देते हैं और पौधा बेड के ऊपर लगा होता है और जो पानी है वो डायरेक्ट जो है वो पौधे को कांटेक्ट उसका नहीं होता। उसकी जो सीपेज है वो उस तक पहुंचती है। तो उससे पौधे की एक तो हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है और वो डिजीजेस से बचा रहता है। जी ठीक है। तो सर ये जो आप जी, ये हमारे भाई ने जो सवाल पूछा है कि ये कैसा रहेगा, तो आप इसको रिकमेंड करते हैं इस मेथड को? बिल्कुल जी। ये तो अब सारे फ्रूट्स पे अब इसकी रिकमेंडेशन आ रही है कि सारे फ्रूट जितने भी आप उनको उस पे लगा सकते हैं और इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं।
ठीक है, यानी कि आप अगर यहाँ पे क्लेम करते हैं कि अगर वो पिट्स बना के लगाने के बजाय अगर बेड के ऊपर लगाया जाए तो इससे आप जी ज्यादा जी सर जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है सर, आप ये अभी हमारी इंसेक्ट और डिजीजेस, सर आपने फ्रूट फ्लाई का बात किया, तो डिजीजेस फंगल डिजीज के अलावा कोई और भी डिजीज है जो इस पे अटैक करती है, या बीमारियां कम है इसके ऊपर, इस बाग के ऊपर? इसमें ज्यादातर जो गमोसिस का इशू आता है तो वो तब आता है, ये एक कंबाइंड इफेक्ट होता है, मुख्तलिफ जब चीजें मतलब है मिसमैनेजमेंट होती है, पानी आप ज्यादा लगाते हैं, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते, उसके ऊपर टाइमली आप स्प्रे नहीं करते, तो फिर उसमें गमोसिस शुरू हो जाती है, जो उसकी बार्क है स्प्लिट होना शुरू हो जाती है। जब गमोसिस शुरू हो जाए तो ये इब्तदाई सिम्टम्स होते हैं कि पौधा जो है अब वो मोर्टेलिटी की तरफ जा रहा है। अगर उसको टाइमली आप कंट्रोल कर लें, उसके ऊपर आप बॉडी एक्सपेस्ट लगा दें, उसको साफ करें, उसके ऊपर बॉडी एक्सपेस्ट लगा दें, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, तो उससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी फिरोज साहब, आपको बहुत शुक्रिया। सर जड़ी बूटियों के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें कि जड़ी बूटियां जो है, एक तो वो गोडी से की जा सकती हैं, क्या प्री इमरजेंस उनकी कोई स्प्रे करनी चाहिए या उसकी जरूरत नहीं है? क्योंकि किसान भाई अमूमन आप जानते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, तब वो बहुत बड़े लेवल पे नुकसान करती हैं, तब वो फिर पूछते हैं कि कौन सी विडिसाइड स्प्रे करनी चाहिए। तो बाग की सफाई के मुतल्लक और जड़ी बूटियों के तदारक के मुतल्लक भी थोड़ा सा उनको बता दें। अगर आप वहां पे मल्चिंग कर दें, आपके जो ड्राइड लीव्स हैं या कोई इस तरह की जो घास है उसको काट के उसके पौधे की जो कैनोपी है उसके नीचे अगर डाल दें, तो उससे आप ढेर सारी चीजों से बच सकते हैं। एक तो आपकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, उसके अलावा उसमें मॉइस्चर जो है वो ज्यादा देर तक पौधा आपसे ज्यादा पानी की डिमांड नहीं करेगा। उसके अलावा जो डिजीजेज मुख्तलिफ जो वीड्स हैं वो भी उसमें ग्रो नहीं कर सकती, तो वो ज्यादा मल्चिंग वाला सिस्टम यूज करें। दूसरा फिर मैनुअल है, और तीसरा फिर केमिकल है। तो केमिकल जो है वो सबसे ज्यादा वो खतरनाक होता है, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव भी है और ज्यादा खतरनाक भी होता है। उसमें लोग ज्यादातर जो ग्लाइफोसेट है वो ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो बाहर तो बैन है लेकिन यहाँ पे लोग अभी तक इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन सर ज्यादा बेहतर यही रिकमेंड किया जाता है कि अगर थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियां उग आती हैं तो उनको हाथ के साथ या गोडी के साथ ही खत्म कर दिया जाए, बजाय ये कि वो इस लेवल पे पहुंचे कि आपको लगाना चाहिए, स्प्रे करना पड़े। सर इसके अलावा मल्चिंग, हमने जी सर जी जी मल्चिंग जी मल्चिंग मैं कह रहा था कि मल्चिंग कर ले तो सबसे बेस्ट है, उसमें आपको बहुत सारी चीजों से छुटकारा मिल सकता है। सर यहाँ पे एक और सवाल है, व्हाट अबाउट हाई डेंसिटी प्लांटेशन? हाई डेंसिटी प्लांटेशन भी पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन जब तक हमें महारत हासिल नहीं होगी वहां पे, अगर आपने कोई ऐसा टेक्निकल बंदा रखा हुआ है जिसको पता है कि इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, और इसकी न्यूट्रिशन का कैसे ख्याल रखना है, डिजीजेस हैं, इंसेक्ट्स हैं, अगर वो सारी चीजें अगर आप वो टेक्निकली वो डील कर सकते हैं, तो फिर तो आप हाई डेंसिटी की तरफ जाएं, वरना आप हाई डेंसिटी की तरफ जाके फंस सकते हैं। वो मुझे एक कल परसों एक दोस्त की कॉल आई, उसने कहा जी कि मैंने ना 800 प्लांट्स लगाए हुए हैं 1 एकड़ में बीज के, मेरा ख्याल है वो उनके लगे हुए थे लोधरा में। तो मुझे नहीं पता कि उसकी जो प्रूनिंग है वो कैसे करनी है। तो वो अगर वो पौधे 800 लगा लिए हैं हाई डेंसिटी पे और उनकी प्रूनिंग का पता ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है, तो फिर वो जंगल बन जाएगा और नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा। अगर इस तरह की कंडीशंस हैं तो फिर आप 15 बाई 15 पे लगा लें, ये सेफ है। और अगर आप इसको वो क्लोज करना भी चाहते हैं तो एक साइड पे आप 15 फुट रख लें, मतलब है जो लाइनों का दरमियानी फासला है वो आप 15 फुट रख लें, और पौधों का दरमियानी फासला आप 10 फुट कर लें। ये किसी हद तक सेफ है। अगर आप इससे ज्यादा इसको क्लोज लेके जाएंगे तो फिर उसमें काफी मसाइल हो सकते हैं। सर यहाँ पे प्रूनिंग का बार बार जिक्र हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रूनिंग का भी तरीका बता दें कि प्रूनिंग करते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। जी मैंने पहले भी बताया कि आपने एक तो जो वाटर शूट्स हैं जो उसके तने के साथ से निकल रहे हैं उनको आपने रिमूव करना है। दूसरी जो अंदर ब्रांचेस निकल रही हैं जो अंदर की तरफ आ रही हैं, जिनकी ग्रोथ अंदर है और उसको अंदर से डेंस कर रही हैं, उनको आपने रिमूव करना है। दूसरा आपने जो प्लांट की हाइट है उसको भी कंट्रोल करना है, जो क्रॉस ब्रांचेस हैं जो क्रॉस एंगल बना रही हैं उनको भी आपने काटना है। तो ये जो प्रूनिंग वाला काम है ये मेरा ख्याल है बताने से ज्यादा सीखने वाला है। जी एग्जैक्टली सीखने वाला है। इकबाल साहब, जो ये जो बाकी ऑलिव का एक हमारा प्रोग्राम हुआ था तो उसमें थोड़ा सा
मैंने इसकी स्टडी की, तो वो ब्रांचेस को काटने का तरीका भी होता है, कोई एंगल के ऊपर रख के 30 के एंगल के ऊपर 60 के, तो इस हवाले से भी थोड़ी इंफॉर्मेशन। जी जी। जो 45 का एंगल होता है उसमें आपकी ब्रांचेस जो है वो सेफ होती हैं। अगर उससे ज्यादा ब्रॉडर हो या उससे ज्यादा नैरो हो, तो उसमें आपका अगर नैरो होगा तो उसमें आपका अंदर जो है वो ज्यादा साया होने का या अंदर से ज्यादा पौधे के डेंस होने का मसला होगा। अगर वो ज्यादा ब्रॉडर होगा तो उसमें इशू आता है कि जब पौधे के ऊपर लोड ज्यादा होता है तो उसकी ब्रांचेस टूटने का ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि उसकी ज्यादा जो कनेक्शन है वो इतना अच्छा नहीं होता। ब्रॉडर है वो थोड़ा सा और उसके ऊपर लोड पड़ेगा तो ब्रांचेस टूट जाएंगी। जी सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे बता दें कि इसकी पिकिंग के वक्त क्या मसाइल हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और थोड़ा सा मार्केटिंग का भी बता दें, तो मुझे उम्मीद है कि हमने सारे मोटे मोटे और बल्कि थोड़े से बारीक पॉइंट्स का भी इस प्रोग्राम में कवर कर लिया है। जी सर। पिकिंग इसका हमने देखना है कि हमने कौन सी मार्केट में लेके जाना है। अगर करीब की मार्केट है तो थोड़ा सा अगर वो ज्यादा उसका कलर चेंज हो गया है तो फिर भी हम उसे पिक कर सकते हैं। अगर आपने कहीं दूर की मार्केट में लेके जाना है तो फिर अगर आप ज्यादा पका हुआ आड़ू उसको हार्वेस्ट करेंगे तो फिर वो आपका दूर वाली मार्केट में पहुंचने तक वो खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप फ्रूट को उसी टाइम उतार के वो ज्यादा मैच्योर हो गया हो और उसको उतार के डब्बे में पैक करेंगे तो वो खराब होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। तो आपने अगर दूर की मार्केट के लिए करना है तो उसका जब कलर डेवलपमेंट हो गई है और अभी पकना शुरू नहीं हुआ, मतलब है वहां पे ऊपर ही नहीं पका, तो आप उसे पिक करेंगे और फिर उसकी फील्ड हीट रिमूव करेंगे। किसी सायादार जगह पे फ्रूट को आप रख लें, उसकी फिर अच्छे तरीके से ग्रेडिंग करें और उसको तकरीबन 2 तहों में, मतलब है वो कोई जैसे हम आमों को करते हैं ना, वो ऊपर से ऊपर वो लगाते जाते हैं। तो ये क्योंकि बड़ा नाजुक सा फल होता है, इसको सिंगल तय करें, अगर सिंगल नहीं तो डबल तय से ज्यादा इसको आपने पैक नहीं करना, तो उससे आपका फ्रूट जो है उसकी क्वालिटी होती है बेहतर जहाँ रहेगी। पे इसको किया जाता है, उसके लिए दर्जा हरारत का ख्याल रखना जरूरी है। कितने दर्जा हरारत पे इसको स्टोर किया जाए? नहीं, उस टाइम पे इसको तो स्टोर करना ही नहीं है। मैंने सर मेरा पहले भी कहना बताया कि बाग से मतलब एक शहर से दूसरे शहर की तरफ लाया जा रहा है, तो क्या इस चीज का जी खदशा है? गल जाते हैं ना आड़ू, अक्सर आपने जी रेडियो जी वगैरह पे भी जी जी वो गल जी। जाते हैं, तो सर इसको इस चीज से कैसे बचा जा सके कि फ्रूट को एक जगह जगह लाते वक्त ये ना गले? असल जब फ्रूट गलता है तो उसकी कुछ पीछे और रीजंस होती हैं। जब हम पिकिंग करते हैं तो हम पिकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते। जब फ्रूट को ऊपर से तोड़ के नीचे फेंकेंगे तो जहां पे उसको चोट लगी होती है उस टाइम पे नजर नहीं आती, जब फल पकता है तो उस टाइम पे वो गल जाता है। गलने की दूसरी वजह वो फ्रूट फ्लाई वाली होती है। और तीसरी वजह ये होती है कि आपने ओवर राइप फ्रूट जो है वो डब्बे में पैक किया है, क्योंकि फ्रूट जो है ये इसका आड़ू का जो फ्रूट है वो 2 से 3 दिन लेता है पकने में। अगर आप उसका जब कलर डेवलपमेंट हो गई आप उसको डब्बे में बंद करेंगे तो फिर वो खराब नहीं होता। 2 से 3 दिन वो उसमें रह सकता है। अगर उससे ज्यादा रखेंगे तो फिर वो खराब होना शुरू हो जाएगा। और पीच को तो आपने जितनी जल्दी मार्केट में पहुंचाना है, जितनी जल्दी आप बेचेंगे, क्योंकि फिर दूसरे फ्रूट भी आना शुरू हो जाते हैं, तो उससे फिर उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो आपने जितनी जल्दी इसको करना है वो मार्केट करना है तो आपको बेहतरीन इससे इनकम हासिल होगी। जी सर, एक बार थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर और रोशनी डाल दें, शायद मैं भी इस चीज को नहीं कर पाई कि कैसे किसान भाई ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रूट अब पिकिंग के लिए तैयार है, क्योंकि बिल्कुल जब वो राइपन फ्रूट हो गया, पक गया, तो तभी वो उतारेंगे तो जी। वही आपका जैसे का मसला आ जाता है। सर ये किस तरह उस इसका अंदाजा? जिस तरह से मैंगो में आप देखें ना उसके ऊपर टपका शुरू हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि अब ये फल पकना शुरू हो गया है। तो पीच के ऊपर भी आपको इक्का दुक्का जब दाने पके हुए नजर आना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि अब ये फल पकना शुरू हो गया है। उसका कलर डेवलपमेंट भी ऊपर हो जाती है और इक्का दुक्का दाने पकना भी शुरू हो जाए तो वो उसकी इंडिकेशन है कि अब आप इसे हार्वेस्ट करके मार्केट तक लेके जा सकते हैं। जिसके ऊपर जिस फ्रूट का भी कलर डेवलपमेंट ना हुई हो और वो अभी ग्रीन हो, उसको अगर आप पैक करेंगे तो वो नहीं पकेगा बल्कि वो खराब हो जाएगा। जी जी, अकील साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं अनवार शाह साहब, इन्होंने हमें कतर से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच।
सर बहुत शुक्रिया सर, आप आज के प्रोग्राम के ऊपर अकील साहब ने माशाल्लाह इतनी डिटेल से बताया और बहुत तजुर्बा रखते हैं इस महकमे में। सर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे, कोई सवाल पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं थोड़ा सा ये कमेंट करता हूँ कि मैं खुद कतर में रहता हूँ, लेकिन पिछले 30 साल से हम पास स्वात में आड़ू का जो है वो हमारे ऑर्चर्ड है थोड़े से। तो जो आपने अभी जो डिस्कशंस हो रही थी, तो उसमें जो आड़ू पकने की बात है ना, वो एक है, बहुत सारे इश्यूज है इसमें। सबसे पहले तो ये है ना कि हम जब आड़ू की पिकिंग से बहुत पहले, जब वो उसकी दाने जब थोड़े से बड़े होने लगते हैं, तो उस वक्त हमें देखना चाहिए कि एक दरख्त में और एक ब्रांच में कितने आड़ू है, और जो आड़ू है उसको कम करना है, क्योंकि चाहिए ये कि आड़ू जो जब वो दरख्त में बड़ा होता है तो उसका वजन बढ़ता है, और क्वालिटी तब बनती है कि जब ब्रांच में उसी के मकदार में आड़ू हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। मैंने अभी शुरू किया है एक रिसर्च, थोड़ा सा एक ऑर्चर्ड बनाया है, उसी पे मैं एक नई टेक्निक मुतारिफ करा रहा हूँ। लेकिन हमारे अक्सर जो किसान भाई है, वो बस जितने भी उधर एक नेचुरल उससे दाने कम हो जाते हैं, लेकिन फिर वो हाथ नहीं लगाते, क्योंकि उनका ख्याल है कि हमें ज़्यादा फूल, उससे काफ़ी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जब ये पकने लगते हैं, तो उस वक्त सबसे जो अहम इशू है ना, इसको किस तरह तोड़ा जाए, हार्वेस्टिंग जैसे कहते हैं ना, कि इसको किस तरह तोड़ा जाए, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर उसको हैंडल किस तरह किया जाए। जब ये पकने लगता है तो हमारे काश्तकार को पता चल जाता है कि कौन सा फल तोड़ने का है, लेकिन उनकी कोई सुपरविजन नहीं होती। और जो हमारे पिकिंग जो मजदूर होते हैं, अक्सर ना वो ट्रेन होते हैं और ना उनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है, बस उनको लाते हैं और बस वो शुरू करते हैं। फिर उसकी जो पैकिंग है, पैकिंग में हम बहुत ज़्यादा पीछे, ना हम ग्रेडिंग करते हैं, और फिर जब जो पैकिंग होती है उसमें ना हवा चलती है, उसमें ना कोई, और उसको अक्सर हम पैक को ओवरलोड करते हैं। मैं खुद देखता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि ये लोग आप क्या कर रहे हैं, आप इसको दबा के खुद इंजर्ट कर रहे हैं फलों को। तो ये बहुत सारे और इश्यूज ये हैं कि उसको किस तरह हम थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे रखें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने आगे किसानों को बताना है और किसानों को ट्रेन करना है कि किस तरह हम अगर 12 घंटे या 24 घंटे भी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएं, तो उससे बड़ा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे कुछ कमेंट्स थी जो मैंने दे दी। जी अनवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि आइंदा भी कुछ प्रोग्राम्स इसके ऊपर करें, क्योंकि ये एक बड़ी अहम फसल है और इसे बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट में इसमें ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप भी हम इस प्रोग्राम में ज्वाइन करें और अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर करें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे वक्त खत्म हो जाता है। अगर आप लोग दिलचस्पी रखते हैं आड़ू की काश्त में और आप समझते हैं कि आप कुछ मसाइल का सामना दरपेश है, तो आप सावी के मतलूबा नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करें। इसके अलावा नाज़रीन, बहुत सारे प्रोग्राम हमारे सावी के पेज के ऊपर पड़े हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं। बहुत सारी फसलों पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। सावी गपशप के नाम से एक प्रोग्राम होता है जो कि अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से बराह रास्त आपके लिए किया जाता है। उसमें भी माशाल्लाह बहुत सारे साइंसदान हैं जिनकी 8-8, 10-10 साल की या इससे ज्यादा सालों की जो रिसर्च होती है, हम उसको आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उन फसलों के ऊपर बात कर सकें जो फसलें हमारे काश्तकार भाई अमूमन काश्त करते हैं और उनमें मसाइल है। उन फसलों को आप मुनाफा बख्श कैसे बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमने अपने किसान भाइयों के लिए यूके के साइंटिस्ट के साथ मिलकर, पाकिस्तान के कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर ऐसी ऐप डेवलप की है जो आपके काश्तकारी के अमूल को आसान कर सकती है, जो आपको ये बता सकती है कि आपके फार्म का वेदर इस वक्त क्या है, अगले 7 दिन तक कैसे रहेगा, कितना रहेगा, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने पानी कब देना है, खाद्य कब लगानी अप्लाई करनी है। इसके अलावा बवाई आप कब कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम सैटेलाइट डाटा इस्तेमाल करते हुए आपको आपकी फसल की सेहत के बारे में, प्लांट के अंदर वाटर कंटेंट कितना है, पानी की मिकदार कितनी है, जमीन के अंदर पानी की मिकदार कितनी है, नमी कितनी है, इसके बारे में आपको आगाह करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे नॉलेज सेंटर है, अलर्ट्स है, मार्केटिंग का ऑप्शन है।
जो कि हमारे काश्तकार भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको लगता है कि हमारे प्रोग्राम में इस चीज की कमी है तो आपकी सजेशंस, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत बेशकीमत है। अपनी राय से जरूर आगाह करें। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तब भी हमें जरूर बताएं। अपनी मेजबान रिक्सा अवान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। रब रखा।